Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class at SST chapter The Making of National Movements 1870 to 1947. My dear student, this is important things which we are going to read here today. In this chapter, we will try to understand the important points. I think you have remembered my previous class where I have discussed all these things, where I told you the sad story of the Indian national movement. The incidents, date-wise, I have discussed the chronology of the national movement of India in my previous class. My dear student, today we will start your chapter, your topics. I think your topic which you are going to read. What topic? Topic which we are going to read: A Nation in the Making. A nation. This is important topics which we are going to read. A nation in the making हम पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ पे कुछ चीजों को देखना पड़ेगा. If you will minutely observe your book, it is clearly explained कि भारत में किस तरीके से ये राष्ट्र का विकास हो रहा है, एक देश बन रहा है, और फिर ये जो कंट्री बन रही है, जो देश, जो बढ़ता हुआ भारत दिखाई देता है, उसके पीछे क्या क्या रीजन्स थे, कौन कौन से कारण थे. I think there is no need to explain again. I have already explained that what was the reason behind the nation in the making. राष्ट्र के बनने के पीछे हमने आपसे कहा था कि अक्सर कहा जाता है ये बात कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और अपने तौर तरीकों के लिहाज से मॉडरेट थी, मॉडरेट पार्टी के रूप में जाने जाती थी. इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को ज्यादातर जगह देने की बात का पक्ष लिया. वो सीधे सरकार से विरोध नहीं लेना चाहती थी. अभी वो सिर्फ गवर्नमेंट से ये चाहती थी कि गवर्नमेंट उस भारतीयों को प्रशासन में उत्तरदायित्व बढ़ा दे. कांग्रेस की ये जो मांग थी, कांग्रेस का जो आग्रह था कि विधान परिषद, इट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों की ज्यादा जगह दी जाए, काउंसिल में ज्यादा अधिकार दिए जाएं, और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहां पर उनका गठन भी किया जाए. कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं. इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा को आयोजित कराया जाए. शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसर, व्हाइट मैन्स जो थे, उन्हीं का कब्जा था. ब्रिटिश जो थे उन्हीं का कब्जा था. ब्रिटिश गवर्नमेंट से कांग्रेस कह रही थी कि सिविल सर्वेंट के रूप में भारतीयों को भी अपॉइंट किया जाए. अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों की जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा, अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे. इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ के धन, यहाँ की प्रॉपर्टी भारतीयों तक रुक जाएगी, लंदन वो नहीं जा पाएगी. भारतीयों की मांग थी कि जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है को अलग अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त कर किया जाए, पोस्टपोन किया जाए, सस्पेंड किया जाए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट हमें मिले. इस तरह की डिमांड कांग्रेस कर रही थी अपने शुरुआती दशकों में. इन चीजों की डिमांड कांग्रेस ने अंग्रेजों से किया. शुरुआती सालों में कांग्रेस ने, शुरुआत के इस वर्षों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए. उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, और बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार गरीब होते जा रहे हैं. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए.
अनाज की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, निर्यात कर दिए जा रहे हैं। लगान की दर को कम करिए, जो मिलिट्री पे खर्चा है उस पर कटौती की जाए, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले जो फॉरेस्ट एक्ट हैं उनको समाप्त किया जाए, जंगल में रहने वाले लोगों की जो मुसीबतों को बढ़ा रहे हैं उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट एक्शन ले। इससे बदलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदार, उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी, बल्कि वो सभी भारतीयों के फेवर में बोल रही थी। मध्यम मार्गी जो मॉडरेट लीडर्स थे को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, आर्टिकल लिखे और ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन के देश को आर्थिक तबाही की ओर ढकेल दिया है। विभिन्न भागों में प्रतिनिधियों भेजे, लेकिन मध्यम मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वो भारतीयों को न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए। इट मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग दैट कांग्रेस फर्स्ट बिलीव दैट कि अगर हम क्या करें, अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बता दें कि भारत में भारतीयों के साथ क्या हो रहा है, तो मॉडरेटर लीडर महसूस करते थे, जो मॉडरेट लीडर थे वो महसूस करते थे कि ब्रिटिश हमारा हक हमें दे देंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था और इसका अंदाजा उन्हें बाद में पता चला। तो ये चीजें क्यों हो रही थी? आइए लेट्स कम योर टॉपिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन हिंदी। अगेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश. It is often been said that the Congress in the first 20 years was moderate in its objective and methods. During this period, Congress demanded a greater voice for Indians in the government and administration. It wanted the legislative councils to be made more representative, given more power, and introduced in the provinces where none existed. It demanded that Indians be placed in a high position in the government. For this purpose, it called for civil services examinations to be held in India as well, not just in London. The Congress demanded that civil services exam, it should be in India, not in Britain. The moderate leader also asked the various rights for their common peoples. They felt that if Britishers are aware of that, they will give us our right. But what happened? The demand for the Indianizations for the administration was part of the movement against racism. Since most important job at the time were the monopolized by white. I am telling that during that time, the Indians, they were discriminated by the Britishers on the basis of color, on the basis of race, on the basis of their culture. So that's why Congress demanded the Indians' rights. That's why Congress wanted that Indianization of the administration. The British officials and the British generally assumed that Indians could not be given positions of responsibility. Since British officials were sending a major part of their large salary home, if Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. Other demand included that the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act. Repeal it means to undo law, to official in the validity of some things such as law. Repeals of Arms Act and the freedom of speech and expression. The early Congress also raised a number of economic issues
it declared that the British rule had led to the poverty and famines. Increase in the land revenue had impoverished peasants and zamindars, and exports of grain to Europe had created food shortage. The Congress demanded the reduction of the revenue, cut in military expenditure, and more funds for irrigation. It passed many resolutions on the salt tax, treatment of Indian laborers abroad, and the suffering of the forest dwellers caused by the interfering forest administration. All these show that despite being a body of the educated elites, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, Jamidar or the industrialists, but also he discussed the other various important matters: forest dwellers, peasants, workers, abroad Indians, labor who was working in the colony of the British government. Their rights are also put it on in the parliament by British government, legislative assembly and council by these representative moderate Congress people. That was the important things. The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. They published the newspaper. They wrote article. They tried to change the mentality of the Britishers. For the Indians, British rule was leading to the economic ruin of the country. They criticized the British rule in their speeches and spent representatives to different parts of the country to mobilize the public opinion. They felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demand of Indians, what was necessary. Therefore, was to express these demands and make the government aware of the feeling of Indians. Freedom is our right. Next topic which we are going to read. Freedom is our birthright. Freedom is our birthright. Even that was the statement of Bal Gangadhar Tilak. बाल गंगाधर तिलक ने एक स्टेटमेंट दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य हम लेके रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने एक स्टेटमेंट दिया कि व्हाट फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। Bal Gangadhar Tilak, by the 1890s, the many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. In Bengal, Maharashtra and Punjab leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai. Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. They criticized the moderators for their politics of prayers and emphasized that importance of the people must rely on their own strength, not on the goods intentions of the government. People must fight for Swaraj. Tilak raised the slogan, freedom is my birthright and I shall have it. This slogan was given by the तिलक। तिलक ने ये स्लोगन दिया, क्या कहा? आप इन चीजों को समझने का प्रयास करें। आई थिंक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग।
My dear student, I want to tell you the statement of तिलक 1819 की डिकेड्स तक आते आते 1890 के आसपास तक आते आते बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र के बहुत सारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के तौर तरीकों पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि याचना करने से अधिकार नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय और तिलक जैसे नेताओं आमूल परिवर्तन के उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन और राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों को महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने स्लोगन दिया, बर्थ इज फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1905 वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल और उड़ीसा के कुछ भाग भी उसमें बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों ने यह कहकर के बंगाल को बांटा कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम फेस हो रही है गवर्नमेंट को, इसलिए बंगाल को 2 पार्ट में बांट देना चाहिए। बट इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। हिंदू बहुल इलाके अलग, मुस्लिम बहुल इलाके अलग। इट मीन्स एक जो बातें कह रही थी, अंग्रेजों कह रहे थे कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि यह सुविधा अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे के लिए थी, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव को अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दी जाए। बंगाल के लोगों को 2 पार्ट में बांट दिया जाए, धर्म के आधार पर, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। जो मॉडरेट थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, दोनों कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाएं आयोजित की गई, मार्च निकाले गए। जन प्रतिरोध ने नए रास्ते ढूंढे। जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में इसकी भारी अनुभूति सुनाई दी। उदाहरण के लिए अगर देखें तो आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से ये जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा का प्रयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी धड़े ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश शासन का विरोध करने, ब्रिटिश वस्तुओं का बाइकआउट करने के लिए लोगों को प्रमोट किया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक भी बने। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक डिकेड तक आते आते कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदार और नवाब एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के अधिकार के लिए एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। लीग अपने लोगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकार कर ली गई और दे दिया गया। मुसलमानों अब परिषदों में, काउंसिल्स में, ब्रिटिश काउंसिल में मुस्लिमों के लिए कुछ सीट रिजर्व कर दी गई, ऑल मुस्लिम्स। और यहां से जो राजनेता ने अपने धार्मिक समुदाय के बदलाव को अपने राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 तक आते आते कांग्रेस टूट गई
जो मॉडरेट थे उसका बड़ा बहिष्कार राजनीतिक जो कांग्रेस दो पार्ट में टूट गई, एक एक्सट्रीमिस्ट में और एक मॉडरेट में। लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता थी, जो कि यहाँ जो सही नहीं थी। जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम कर रहे थे। दिसंबर 1950 में दोनों खेमों में पर फिर एकता स्थापित हुई और अगले साल कांग्रेस की मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुआ और दोनों संगठनों में देश के प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। तो इस तरीके से एक लंबा बदलाव हमें दिखाई देता है। हम लोगों ने बात की किन चीजों पे? हम लोगों ने बातें की कि किस तरीके से कांग्रेस के लीडर्स जो मॉडरेट थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन लोगों ने अपने अपने बात, अपने अपने पक्ष को किस तरीके से सही और गलत ठहराने का प्रयास किया। आई होप यू कैन इजली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग हियर। My dear student, it is the very important things which you have to understand that in the Congress there were two groups, first extremists and second moderators. First believed that with the help of the moderate path we can get our rights, and extremists they felt that without thrown out the British government in India we cannot get our rights. But both were the member of the Congress party. दोनों कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। और यहां से पूरा का पूरा मूवमेंट एक नए स्वरूप में आता है। 3 नेताओं के नाम मैं लिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे। इन्होंने कहा कि जो ये डिमांड कर रहे हैं किन चीजों की, कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ रिलायंस and the constructive works. They argued that the intention of the government people must fight for Swaraj. तिलक रेज द स्लोगन, इसीलिए तिलक ने स्लोगन दिया किस चीज का? फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक ने इसीलिए बात कही। In 1905 the Viceroy Curzon partitioned Bengal. At that time, Bengal was the biggest provinces of the British India and included Bihar and parts of Orissa. The British argued that we have faced some problem, some administrative problems. British argued for the dividing Bengal for region of administrative convenience. But what did administrative convenience mean? Whose convenience did it represent? Clearly, it was closely tied to the interests of the British officials and businessmen. Even so, instead of removing the non-Bengal area from the provinces, the government separated East Bengal and merged it with Assam. Perhaps the main British motives were to crucial the influence of Bengal politicians and to split the Bengal people. I hope you are getting what I am saying. I want to understand you that it was in favor of the British government to divide Bengal in 2 parts. Even they argued that why we divided Bengal in 2 parts. According to him, that it was convenience for us to administrate, but actual reason that was totally different. It was divided because of the personal advantage of the British businessmen and British officials. It was also divided to divide and rule policy on the basis of Hindu and Muslims. दोनों को अलग अलग बांट के हम इस देश को, इस बंगाल को बांट सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, कहता है कि ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल infiltrated the people all over India, all sections of the Congress, the moderate and the radicals, as they may be called, the opposed it, a large My dear student,
First, you have to understand that what was the reason behind the dividation of Bengal. Why the Britishers, why the British officials, why the British government took that step. As I inform you, that their own disappear advantage if they divide Bengal into two parts, which was in favor of them. First, that they can easily administrate whole state because the Bengal was a very vast territory. Second, they can easily control the extremist leader of India, especially Bengal. Third, it was very useful for the business purpose if they divide Bengal into two parts. And fourth, which was very important, that they want to divide Bengal on the basis of religion. Divide and rule policy they want to introduce in Bengal. बंगाल में वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने इसके लिए स्टेप उठाए, बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया. इन योर बुक अ क्वेश्चन अराइज, एक क्वेश्चन अराइज है आपकी बुक में. ये क्या कहता है कि ये बंगाल बांटने की जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे ब्रिटिशर्स, आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे थे? उनका आर्ग्यूमेंट था कि हमने बंगाल को क्यों बांटा. कहते हैं कि द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस? Administrative convenience means what? And whose convenience did they represent? Clearly, it was closely tied to interest of British officials and businessmen. That's what I am saying. That's what I taught you. Even so, instead of removing the non-Bengali area from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. Perhaps the main British motives were to crucial the influence of Bengal politicians and split the Bengal people. The partition of Bengal infiltrated people all over India, all sections of the Congress. The moderators, radicals, as they may be called, opposed it. Large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protest developed. The struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement, the strongest in Bengal, but with echoes elsewhere too. This movement, I mean to say that the opposed movement, which was started by the Indian leaders and the common people, that was called the Swadeshi movements. In 1905. The Swadeshi movements, the Indian leader decided the four main aim of the Swadeshi movements. First, I mean to say that Indian leaders took some step against Swadeshi movement. They started a proper strategy against that Bengal dividation or Swadeshi movement. First, boycott. Boycott of the foreign goods. Second, Indian education. Indian education institutions were opened.
थर्ड, स्वराज्य, कंप्लीट स्वराज्य। एंड फोर्थ, that was self एडमिनिस्ट्रेशन। ये चार जो उन्होंने स्टेप्स लिए इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, और ये मूवमेंट्स कहता है कि जब राष्ट्रवादियों ने ये स्टेप उठाया तो कहीं न कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आई। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस पर सोचना पड़ा। 1911 तक आते आते बंगाल डिवाइडेशन रद्द कर दिया गया और फिर दोनों बंगाल एक बार फिर साथ आ गए। इसके बाद क्या होगा, इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।